सो व्हाट्सअप एवरीवन। सो मेरा नाम प्रथम केजरीवाल है और मैं आप सबको आपकी बोर्ड्स क्लियर करने में बेस्ट वे से पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, ठीक है। एंड द फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो बात स्टार्ट होती है 1848 से, ठीक है। एक पर्सन था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो बहुत अजीब नाम है, समझ सकता हूँ, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे यहाँ नाम होते हैं अमित ये, और वहाँ पे नाम है फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। बट द पर्सन इज सच। तो अब वो पर्सन भी ऐसा होता है, उसने अपने इमेजिनेशन से 4 पिक्चर बनाई और उन 4 पिक्चर में से एक पिक थी द पैक्ट बिटवीन द नेशन। उस पिक में आप नोटिस करेंगे जीसस है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके एक हाथ में मेन राइट्स चार्टर है जो बताता है जो मेन के राइट्स में क्या क्या होनी चाहिए, और सेकंड थिंग है एक टॉर्च राइट थिंग्स के बारे में, एंड द थर्ड और एक और थिंग जो उसमें है ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्की, जो आगे में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वो मोनार्की को है। उसमें दिखाया जा रहा है कि हर एक कंट्री के फ्लैग्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और सबसे पहले फ्रांस का फ्लैग अभी तुरंत पहुँचा ही है। वो लोग वो पिक्चर में वो ये डिपिक्ट करना चाहते हैं कि सारे कंट्रीज़ पुराने मोनार्की सिस्टम, मतलब जो राजा महाराजा के पुराने वाले सिस्टम को छोड़ के आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इंटर कर रहे हैं। एंड द फिफ्थ थिंग इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी इटसेल्फ जो बहुत फेमस है, ठीक है, और जीसस भी है उसमें, वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सो फ्रेडरिक सोरियो ने ऐसा किया, उसके पीछे कुछ ना तो कुछ कारण हुआ ही होगा। उसने ये पिक्चर इसलिए बनाया क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1789 से पहले किंग्स रूल करते थे, लेकिन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से ये मोनार्की वाली सिस्टम को हटाने का मांग किया गया फ्रांस में। और 1789 के बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, उनमें से कुछ ये थे। ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू कॉमन सिटीजन था, मतलब कि पहले ऐसा था जो राजा महाराजा कहते थे उसके हिसाब से ही करना पड़ता था, पर लेकिन अब पावर ट्रांसफ़र होने लगा और कॉमन सिटीज़न को भी डिसीजन लेने का मौका मिलने लगा। और उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वेर अबॉलिश। पहले बहुत ज़्यादा ही कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ देने पड़ते थे राजाओं को, वो अबॉलिश किया गया। ओल्ड फ्लैग वॉज रिमूव्ड एंड न्यू 3 कलर फ्लैग वॉज चूजन फ्रॉम फ्रांस, जो अभी भी आप देख सकते हैं 3 कलर फ्लैग फॉर फ्रांस। उसमें में से एक ये भी थे, फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, और फ्रेंच अभी भी नेशनल लैंग्वेज है फ्रांस की। ईस्ट स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली। ईस्ट स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया था और नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया था, और न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया था और ओथ वॉज टेकन। सो दीज वेर द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आफ्टर 1789। सो ये सब देखते हुए फ्रेंच आर्मी ने सोचा क्यों ना ये नेशनलिज्म का आइडिया सिर्फ फ्रांस तक सीमित ना रखे, तो उन्होंने ये आइडिया अब्रॉड पहुंचाना शुरू किया और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया पहुंचाया। तो थिंग्स डोंट रिमेन द सेम, जैसा होता ही है। तो 1799 में एक और पर्सन की एंट्री है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो ये पर्सन एक टाइप का डिक्टेटर था। इसने थिंग्स बहुत चेंज की। तो इसने 1804 में सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इसने कुछ अच्छी चीज़ें भी की, जैसे स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरा थिंग, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी सिक्योर किया गया। पहले क्या होता था फ्रांस में, थिंग्स को कोई भी पहले ले लेता था, मतलब किसी का भी पर्टिकुलर थिंग हमेशा नहीं रहती थी, उसको उसने सिक्योर किया कि हाँ प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। एंड द थर्ड थिंग, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। पहले क्या होता था, बिग बिजनेसमैन जो थे वो लैंड में काम करवा लेते थे, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और वो फार्मर्स को कुछ पैसे नहीं देते थे और फार्मर बेचारे रह जाते थे और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स अपने जेब भर लेते थे। और वहीं फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया गया, और जैसा कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया जाएगा तो रैपिड डेवलपमेंट होना ही था। और साथ में स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन करेंसी वाज यूज। पहले क्या था फ्रांस में, ना स्टैंडर्डाइज वेट्स था, डिफरेंट थिंग का, लाइक एक टाइप का बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रहा था वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और डिफरेंट करेंसीज यूज़ किया जाता है डिफरेंट पार्ट में, क्योंकि पहले छोटे छोटे प्रजा होते थे, लाइक एक साम्राज्य अलग अलग साम्राज्य, तो अलग अलग साम्राज्य के अलग अलग करेंसी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। सो पीपल हैड टू चेंज द करेंसीज इन डिफरेंट स्टेट्स। उसको हटा के एक करेंसी किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। और द थर्ड थिंग इज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वे रिमूव। पहले क्या था, पर्सन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता किसी और बिजनेस में एंट्री करने से, तो वो हटा दिया बोनापार्ट ने।
तो ये सब देखते हुए पीपल ने सोचा बोनापार्ट एक टाइप का मसीहा है, हमारे लिए गॉड का भेजा हुआ दूत है, ठीक है। और नेबरिंग कंट्रीज़ के पीपल भी उसे वेलकम करने लगे, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाता था मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो रही थी। सो पीपल वेर हैप्पी विद इट, बट थिंग्स वेंट द सेम। तो उसके इंटेंशंस कुछ और थे। ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड, उसने पॉलिटिकल फ्रीडम कॉमन पीपल को कम दी, ठीक है। तो अब पीपल का कोई रोल ही नहीं बचा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, मोनार्की सिस्टम सेम टाइप ही हो गया। तो इंक्रीज टैक्सेशन किया गया, उसने टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो उसने सेंसरशिप लगाया, जिसमें उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पीपल का सप्रेस किया। और उसके साथ उसने फोर्स कंस्क्रिप्शन किया फ्रेंच आर्मी में। वो चाहता था पूरे यूरोप में करके करे, और इसकी वजह से पीपल स्टार्टेड टू हिटिंग हिम, बिकॉज कोई भी ऐसा करेगा ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में डालना, ये तो सही नहीं है ना। सो पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिम। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है और हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। पहले यूरोप में दो टाइप के पीपल रहते थे, एरिस्टोक्रेट्स और पुअर पीपल। एरिस्टोक्रेट्स वो पीपल होते थे जो अमीर लोग होते थे, और वो लोग माइनॉरिटी में रहते थे, वो लोग फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है। और इनके पास बहुत सारी ज़मीन, मतलब लैंड, ई स्टेट्स एंड टाउन हाउस थे। वहीं वो पीपल वो थे जो मेजॉरिटी में थे, और इनके पास, इनकी हालत बहुत ख़राब थी, ये बहुत गरीब थे, और इनके पास, कितनों के पास लैंड भी नहीं था। तो इनकी ऐसी कंडीशन थी। पर लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद एक और क्लास आई जिसका नाम था मिडिल क्लास। बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो मिडिल क्लास आई, वो ऐसी पीपल थी जो ना ही गरीब थी और ना ही रिच थे। वो लोग मतलब ना ही रिच थे ना ही पुअर थे, और वो लोग मतलब ठीक ठाक लोग थे, और वो लोग पढ़े लिखे लोग थे। सो दे वर एजुकेटेड पीपल। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया नेशन स्टेट का। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये नेशन स्टेट क्या है। सो नेशन स्टेट एक टाइप का कंट्री ही हो गया। मतलब समझ लीजिए एक कंट्री जहाँ पे सेम कल्चर के पीपल रहे, सेम ट्रेडिशन एंड सेम कम्युनिटी और सेम लैंग्वेज वाले। पर वैसा था नहीं, और वहाँ पे ऐसा हो चुका था यूरोप में कि अलग अलग साम्राज्य की वजह से एक साम्राज्य में अलग अलग कम्युनिटी के पीपल रहते थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करना ये सब बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मिडिल क्लास ने लिबरलाइजेशन का फैसला किया। तो उनके कुछ आइडियाज़ ये थे, जैसे एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, जो होते थे, जो रिच पीपल थे, उनका रूल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वो लोग रूल करते थे, उनके पास पावर थी। और गवर्नमेंट शुड एग्री विथ पीपल्स एग्रीमेंट। पहले पीपल का सुना नहीं जाता था, तो पीपल का सुना जाना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मिलना चाहिए, ठीक है। पहले जो फ्रीडम नहीं मिलती थी वो मिलना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस। क्लेरिकल प्रिविलेजेस आप सोच रहे होंगे ये क्या था, एक टाइप का नेपोटिज्म ही समझ रहे, नेपोटिज्म ही हो गया, आप तो समझ रहे होंगे नेपोटिज्म। तो क्लेरिकल प्रिविलेजेस उनको मिलता था जो प्रीस्ट वीस्ट होते थे, उनको मिलता था। उनके बच्चों को, ये सबको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, क्योंकि वो लोग हाई क्लास पीपल हो गए। और वहीं फिर नॉर्मल पीपल को, फार्मर्स को, ये सबको उतना फ़ायदा नहीं, और अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की डिमांड की। तो उनकी ये सब डिमांड थी, पर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनमें में से एक प्रॉब्लम थी, मिडिल क्लास नहीं चाहते थे कि वोटिंग राइट्स मिले। वो चाहते थे वोटिंग राइट्स मिले, पर लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन पर्सन के पास जाए जिनके पास लैंड नहीं थी, और वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। सो अब ये दोनों पर्सन्स तो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको कुछ पावर ही नहीं मिल रही है, उनके साथ कुछ होगा नहीं। सो उनके लिए कोई कुछ करेगा ही नहीं। सो बट इसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेन को, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा, वहीं जो वुमेन है उन्हें भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा। तो वुमेन और मेन करेंगे क्या, वो तो प्रोटेस्ट ही करेंगे। तो वही हो रहा था। ये सब तो प्रॉब्लम चल ही रही थी यूरोप में, इसके साथ साथ ट्रेडर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा था। जस्ट फॉर एग्जांपल, हैम्बर्ग एक प्लेस का नाम है फ्रांस में, और न्यूरेमबर्ग एक प्लेस का नाम है फ्रांस में। तो इनके बीच में 30 राज्य थी, साम्राज्य एक टाइप से कहा जाए तो वो उधर से हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग आने के लिए उन्हें 30 राज्यों को क्रॉस करना पड़ता था, और हर राज्य में टैक्स देना पड़ता था, और साथ ही में और हर राज्य की अपनी अपनी करेंसीज होती थी, तो उन्हें उस सब को एक्सचेंज करना होता था। तो ये आप सोच ही सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और 5% टैक्स आप सोचिए हर राज्य में देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा बिजनेसमैन को। सो इसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और जिसकी वजह से कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया, नेम्ड एज जोल्वेरियन। तो उसमें टैरिफ बैरियर्स एबॉलिश की गई, साथ में करेंसीज 30 से 2 किया गया, और वहीं
नेटवर्क प्रमोट किया गया रेलवेज़ का, ठीक है, और ये सब तो चल ही रहा था, पर लेकिन अचानक से 1815 में नेपोलियन का रूल एंड हो जाता है। अब नेपोलियन का रूल ख़त्म हुआ, अब नेपोलियन कोई पागल तो नहीं है जो वो अपना रूल ऐसे ही एंड कर देगा, कुछ ना तो कुछ तो हुआ ही होगा 1815 में। तो उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मिस ना करें। और अपने भाई का नया चैनल खुला है, फर्स्ट वीडियो है, सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स, धन्यवाद।